तो ये जो डीएम मास है, इस डीएम मास की पोजीशन का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा r साइन थीटा और x कोऑर्डिनेट हो जाएगा r कॉस थीटा, है ना। तो हमें निकालना है इसका xcm और ycm, मतलब इसके सेंटर ऑफ मास का हमें x कोऑर्डिनेट चाहिए और y कोऑर्डिनेट चाहिए। हम लोग अगर xcm निकालेंगे तो बाय सिमेट्री ये जीरो हो जाएगा, आप इंटीग्रेशन करके देखोगे तब भी जीरो आएगा। ycm हम निकाल लेते हैं, ycm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm y अपॉन इंटीग्रेशन dm, दिस इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन डीएम वाई का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन डीएम की वैल्यू डाल देते हैं लैम्डा आर डी थीटा, बाद में लिखेंगे वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू है आर साइन थीटा, आर साइन थीटा डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन लैम्डा आर डी थीटा। अब आपका इंटीग्रेशन वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन आपका थीटा है, इसलिए आप लिमिट थीटा पे लगाओगे। थीटा पे कहां से कहां तक लिमिट लगाओगे, कई लोग बोलेंगे सर 0 से लेकर 180 डिग्री तक। अब देखो 0 से लेकर 180 डिग्री नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि थीटा रेडियन में है। हम लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर पाई तक की, 0 से लेकर पाई तक की, क्योंकि एक थीटा 0 से ये रिंग मिलना शुरू करेगा और पाई तक रिंग मिलता रहेगा, है ना। थीटा 0 पे यहां रहेंगे, पाई पे यहां आ जाएंगे, पाई बाय 2 पे यहां होंगे। तो 0 से लेकर जब हम पाई तक जाएंगे तो हमें रिंग का अलग अलग पोर्शन मिलता रहेगा, हम हर एक पोर्शन को धीरे धीरे करके कवर करते जाएंगे और ओवरऑल हमें आंसर आ जाएगा। इसका भी आप आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हो, लैम्डा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट सब बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट लगाओगे यू विल गेट द आंसर 2r बाय पाई। ठीक है, ये याद रखना है, इसका आंसर क्या होगा 2r बाय पाई होगा। ठीक है बेटा, ओके आगे बढ़ते हैं। फिर आप xcm निकालोगे इसी तरीके से, तो यहाँ पे r sin थीटा की जगह cos थीटा का इंटीग्रेशन होगा, उसका इंटीग्रेशन में लिमिट डालने पे 0 आ जाएगा। अब देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। मेरे ख्याल से ये लास्ट क्लास में कवर नहीं हो पाया था, पूरा कवर नहीं हो पाया था, आधा हुआ। वैसे भी उस क्लास की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही थी, तो मैं दोबारा करा रहा हूँ। मतलब क्लास में रिकॉर्डिंग क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही थी ना, तो मेरे को इस सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालना है। सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, सेंटर पे होता है, लेकिन ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा ये हमें देखना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये आया कि लेट्स से इसका मास m है और रेडियस r है, रेडियस कैपिटल R है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या मैं लैम्डा डिफाइन कर सकता हूँ, तो नहीं डिफाइन कर सकता। क्यों, क्योंकि मास लेंथ में नहीं है, मास पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मुझे यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा मास पर यूनिट एरिया। क्या डिफाइन करना पड़ेगा, मास पर यूनिट एरिया डिफाइन करना पड़ेगा, या फिर हम इसको सरफेस मास डेंसिटी भी कह सकते हैं। मास पर यूनिट एरिया या सरफेस मास डेंसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, जिस सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन ये एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। क्यों, क्योंकि पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, आधे सर्कल का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो ये आपका सिग्मा हो गया, मास पर यूनिट एरिया हो गया। ठीक है, अब हमें दूसरा क्वेश्चन का जवाब देना है कि अच्छा मास पर यूनिट एरिया डिफाइन किया, ये तो आसान पार्ट था। अगला क्वेश्चन जो हमें आंसर करना है वो ये कि हम किस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर ये डिस्क बनाएंगे या सेमी सर्कुलर डिस्क बनाएंगे। उसका जवाब बड़ा सिंपल है, हम जोड़ेंगे जनरल डिस्टेंस स्मॉल आर पे जाकर एक रिंग जिसका थिकनेस डी आर है, बहुत ही पतली सी रिंग है ये, इसका थिकनेस डी आर है। हम ऐसी रिंग्स जोड़ते जाएंगे, स्मॉल आर की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, रिंग का रेडियस अलग अलग होता जाएगा, स्मॉल आर की वैल्यू को 0 से लेकर कैपिटल आर तक लेके जाएंगे, तो हमें पूरा का पूरा डिस्क का हर एक रिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो यही काम हम करेंगे। इसके लिए मेरे को अब अगला स्टेप जो होगा वो ये कि इसका मैं डीएम लिखूं। तो डीएम कितना हो जाएगा इसका, ये इस रिंग का डीएम हो जाएगा सिग्मा इंटू डी, मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया। क्योंकि बहुत ही पतली सी रिंग है, डी आर थिकनेस है इसकी, इसका एरिया बहुत छोटा होगा, तो मास हो जाएगा डीएम इज इक्वल टू सिग्मा डी, छोटा सा मास इज इक्वल टू छोटा सा एरिया इंटू सरफेस मास डेंसिटी। तो सिग्मा डी इसका मास है,
अब ये डीए लिखना जरूरी है, जब तक डीए नहीं लिखोगे तब तक आप मास नहीं लिख पाओगे। तो अगला काम मेरा होगा डीए लिखने का। डीए कितना है, तो देखिए इसकी जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है इस एलिमेंट की, वो लेंथ है पाई आर, और जो थिकनेस है वो है डी आर। अगर मैं इस एलिमेंट को पकड़ के सीधा कर दूं तो उसका वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, रेक्टेंगल का लेंथ हो जाएगा पाई आर, थिकनेस हो जाएगा डी आर, तो डी हो जाएगा पाई आर इंटू डी आर। स्मॉल आर यूज कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि इस एलिमेंट का रेडियस स्मॉल आर है, तो डी हो गया। तो इसलिए मैंने डीएम लिख दिया। डीएम कितना आया, डीएम हो गया सिग्मा डी ए, दैट इज इक्वल टू 2m अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर डी आर। ठीक है, वैसे सिग्मा की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं वो नहीं कर रहा हूं, सिर्फ डीए की वैल्यू डालूंगा। दिस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डीए कितना है, पाई आर डी आर, ये डीएम है। अब हमें लिखना है सेंटर ऑफ मास इस डिस्क का। इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस डिस्क के, हमको उसके लिए रिंग का y चाहिए होगा। हम सेंटर मास निकालने के लिए देखो एक्स सी एम 0 है, बाय सिमेट्री में बोल सकता हूँ, उस पर दिमाग लगाना चाहता, पर वाई सी एम निकालने के लिए मैं क्या बोलूंगा, तो वाई सी एम का मेरे पास फॉर्मूला जो होता है वो क्या है, वाई सी एम इज इक्वल टू y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm y अपॉन इंटीग्रेशन dm। यहीं पर मेन चीज है समझने लायक। देखो dm तो हम निकाल चुके हैं, ये आया है dm अपना, है ना, dm तो हम निकाल चुके हैं, तो ऊपर भी इंटीग्रेशन में dm लिख देंगे, नीचे भी इंटीग्रेशन में dm लिख देंगे, लेकिन y क्या लिखें, y किस पॉइंट का लिखें, क्या मैं y इस पॉइंट का लिखूं, इस पॉइंट का लिखूं, या इस पॉइंट का लिखूं, ये मेरा सवाल है। तो यहां पर मैंने बताया था आपको कि अगर आपको बड़े सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चाहिए तो आप छोटे छोटे सिस्टम्स को उनके सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड मान सकते हो। तो इसलिए मैं इस रिंग को इस रिंग के सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड मानूंगा। मैं मानूंगा कि ये रिंग जो है, जो सेमी सर्कुलर रिंग है, ये पूरी की पूरी इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। ये सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है। इसका जो y कोऑर्डिनेट है, इसका जो y कोऑर्डिनेट है, नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा होगा, इस पूरी की पूरी रिंग का y कोऑर्डिनेट में ये वाला y मान सकता हूं, दैट इज 2r बाय पाई। y कितना है, 2 स्मॉल r बाय पाई, क्योंकि इस रिंग का, इस सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r बाय पाई पे लाई करता है। तो मैंने यही y उठाकर यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन dm मतलब पाई सिग्मा r dr, बाद में डालेंगे, पहले y डाल देंगे, 2r बाय पाई इंटू dr अपॉन अपॉन इंटीग्रेशन dm कितना है, सिग्मा पाई आर डी आर, तो पाई सिग्मा आर डी आर। ठीक है, बस रहेगी बात लिमिट डालने की। तो डी आर पे लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, या आर पे लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन आर है, आर पे लिमिट लगेगी जीरो से लेके कैपिटल आर तक, पहले ही बात कर चुके हैं, जीरो से लेके कैपिटल आर तक लिमिट लगेगी, जीरो से लेके कैपिटल आर तक लिमिट लगेगी। आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आप बहुत इजीली इसको इंटीग्रेट कर लोगे, कुछ खास है नहीं इसमें, तो आपका आंसर बस इतना ही आएगा, 2/3 टाइम्स 2r बाय पाई। ठीक है, दिस इज योर आंसर, 2/3 टाइम्स 2r बाय पाई पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, वाई सी एम जो है यहां पर लाई करेगा। किसी को आपत्ति, ओके। देखो इंटीग्रेशन करके मैं इतनी ही सेंटर ऑफ मास ड्राइव करवा रहा हूं,
खास तौर से जो मैंने डिस्क वाला सेंटर ऑफ मास डिराइव करवाया ना, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट बिकॉज मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि इसमें हमें 3-4 चीजें सीखने को मिली। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ वो 3-4 चीजें क्या थी। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ा कि मास लेंथ में है नहीं है, एरिया में है, तो हमें सिग्मा डिफाइन करना पड़ा। दूसरा, हमने डीएम निकालने के लिए सिग्मा डी यूज किया, तो एरिया कैसे लिखेंगे ये देखना पड़ा। तीसरा, हमें क्या करना पड़ा, हमें जब हमने फॉर्मूला लगाया वाई सी एम का इंटीग्रेशन डीएम वाई अपॉन इंटीग्रेशन डीएम, तो उसमें वाई की जगह क्या यूज करेंगे, इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास यूज करेंगे, सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। ये भी हमें नई चीज सीखने को मिली, 3 चीजें सीखने को मिली, इसलिए ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे और कॉम्प्लेक्स डेरिवेशंस हैं और कॉम्प्लेक्स शेप्स के डेरिवेशन है, स्फीयर के लिए, हेमीस्फीयर के लिए, सबके लिए डेरिवेशन है, पर उन सब चीजों को मैं अभी कवर नहीं करूंगा, बाद में कवर करूंगा एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, अभी मैं बस बाकी चीजों के सेंटर ऑफ मास के बस कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मूले बता दूंगा, स्कूल में वही इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन तो आएगा नहीं। तो अब हम कुछ कॉमन सिस्टम्स के सेंटर ऑफ मास देखेंगे कि कहां कहां लाई करते हैं। सबसे पहला सर्कुलर आर्क का सेंटर ऑफ मास। सर्कुलर आर्क समझते हो सब लोग, रिंग का एक छोटा सा टुकड़ा सर्कुलर आर्क, उसका सेंटर ऑफ मास देखेंगे सबसे पहले हम, वो कहां लाई करेगा। तो उसके लिए पहले हम लोगों ने आर्क बनाया। अब आर्क कैसा होगा, आर्क के साथ हमेशा ही एक रेडियस एसोसिएटेड होगा, एक सर्कल का पोर्शन है ना, तो रेडियस एसोसिएटेड होगा। लेट्स से कि ये जो रेडियस है, दिस रेडियस इज आर, तो ऑब्वियसली ये रेडियस भी कितना होगा, दोनों रेडियस ही आर ही होगा, ये सेंटर है। फिर अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। तो देखिए सेंटर ऑफ मास जब भी होगा इस बाइसेक्टर पे होगा ड्यू टू सिमेट्री। अगर मैं पूरे एंगल को थीटा बोलता हूं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, θ/2, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, θ/2। हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी, मतलब हमें ये डिस्टेंस, ये जो मैंने ये वाली जो लाइन है इसकी लेंथ y हमें बतानी है। मैंने क्या किया है, इधर x एक्सिस ले लिया है, इधर y एक्सिस ले लिया है, मुझे YCM बताना है। तो YCM का एक सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास। क्या है वो फॉर्मूला, तो बेटा वो फॉर्मूला है, अच्छा वो फॉर्मूला है r sin θ/2 अपॉन θ/2। मैं इसी फॉर्म में याद रखता हूँ, आप चाहो तो 2r sin θ/2 अपॉन थीटा भी याद कर सकते हो, पर YCM का फॉर्मूला सिंपल से क्या है, r sin θ/2 अपॉन θ/2। मैं इस फॉर्म में क्यों याद करता हूँ, क्योंकि मुझे दिखता है थीटा इज इक्वल टू 0 पे θ/2 खत्म हो जाएगा, क्योंकि sin θ/2 विल बी इक्वल टू θ/2 और YCM r के बराबर हो जाएगा, जो कि होना भी चाहिए कि अगर थीटा 0 है तो YCM एक ऑब्जेक्ट जो एक पॉइंट मास बन जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पे लाई करेगा, मतलब सेंटर से r डिस्टेंस पर। दूसरी चीज, अगर मैं थीटा को पाई डाल दूं तो YCM कितना आ जाएगा, YCM मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द आर्क। YCM कितना हो जाएगा, YCM हो जाएगा r sin π/2 अपॉन π/2 दैट इज इक्वल टू 2r/π। एकदम सही आंसर है, हम लोगों ने लास्ट पेज पे यही आंसर डिराइव किया था, देख लीजिए। अच्छा ये नहीं, इससे पहले 2r/π यही आंसर डिराइव हमने किया था। ठीक है, अब अगला जो, मतलब आपको ये याद रखना है फॉर्मूला YCM इज इक्वल टू r sin θ/2 अपॉन θ/2, याद रखना है। ठीक है, ऐसे काफी सारे फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, इस चैप्टर में भी फॉर्मूले हैं, इसके अगले चैप्टर में भी फॉर्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा शेप है सेक्टर ऑफ अ डिस्क। एक डिस्क का सेक्टर, सेक्टर जानते हो, नहीं जानते हो तो बता दो मेरे को, सेक्टर जानते हो सब लोग, सेक्टर नहीं जानते आप लोग, सर्कल का सेक्टर। आप लोग अभी अनम्यूट कर सकते हो, कोई सुन भी रहा है कि सब सो गए। जानते हैं सर। जानते हैं क्या होता है, क्या होता है सेक्टर, सर जो सर्कल को काट के जो एंगल बनता देखो सेक्टर होता है ये पिज्जा का स्लाइस, है ना, ये सेक्टर है आपका। इस सेक्टर का लेट्स से जो रेडियस है
दैट रेडियस इज लेट्स से जो रेडियस है दैट रेडियस इज आर, और ये जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है सेंटर पे वो एंगल है थीटा। नजर आ रहा है सब लोगों को ये थीटा एंगल? यस सर। तो सर्कल का सेक्टर का रेडियस आर है, एंगल थीटा है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? बाइसेक्टर पे लाई करेगा, इस स्लाइस के, हाँ या ना? मतलब सेंटर ऑफ मास जो है वो लाई करेगा कुछ इस लाइन पर, हाँ या ना? इस लाइन पे कहाँ लाई करेगा? तो बेटा यहां कहीं पे लाई करेगा। ये वाला नजर नहीं आ रहा होगा, यहां कहीं पे लाई करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये y cm कितना होगा? दिस y cm विल बी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा बेटा, इसका फॉर्मूला क्या था सर? r sin थीटा बाय 2 अपॉन थीटा बाय 2, इसको बस 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यही आपके सेक्टर का सेंटर ऑफ मास होगा। ऑब्वियसली सिमेट्री पर होगा, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2। ये आपको याद रखने फॉर्मूले, इसमें मैं कुछ खास हेल्प नहीं कर सकता आपकी। ठीक है, आगे बढ़े। अगला शेप है हमारे पास हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर समझते सब लोग? हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? ये सबसे आसान है, देखो। इसके लिए मैं इसके सेंटर को ओरिजिन मानते हुए इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को वाई एक्सिस मान ले रहा हूं। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है बाय सिमेट्री क्या इस लाइन पे लाई करेगा या नहीं करेगा? मुझे बस इतना बताओ पहले तो, यहां कहीं लाई करेगा कि नहीं करेगा? हाँ ना, बोलो। यस सर। तो ये जो y है ये कितना होगा? अगर इसका रेडियस r है तो ये y बड़ा ही अच्छा होता है, दिस y इज इक्वल टू r बाय 2। ठीक है, इससे सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, है ना? तो हॉलो हेमिस्फीयर का याद है। नेक्स्ट शेप इज सॉलिड हेमिस्फीयर। तो सॉलिड हेमिस्फीयर का क्या होता है? इसका भी सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई करेगा। ये आपका y है, दिस YCM इज इक्वल टू, सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए क्या हो जाता है? 3/4 टाइम्स r/2, या फिर सिंपली आप इसको 3r/8 लिख सकते हो। देखो ये जो मैं बार बार 2/3 टाइम्स और 3/4 टाइम्स कर रहा हूँ ना, ये आपको विथ टाइम अपने आप याद हो जाएगा। मतलब किस केस में हमें 3/4 करना है, किस केस में 2/3 करना है, सिमिलर शेप्स के लिए वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, इस तरीके से क्यों फॉर्मूला याद कर रहा हूँ, अगर आप इसका डेरिवेशन वगैरह सब कुछ ध्यान से देखोगे तो। अभी के लिए बस YCM कितना है? 3r/8 है। ठीक, अगले शेप हमारी एक ट्रायंगुलर लैमिना। अगर ट्रायंगुलर लैमिना हो तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? यहाँ पर लाई करेगा। जरूरी नहीं इक्विलेटरल हो, कहीं पे कुछ भी हो सकता है ये। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? सेंटर ऑफ मास एट सेंट्रॉइड होता है। समझ में आई बात? तीन केसेस है, तीनों का आंसर ट्रायंगल शेप में सेंट्रॉइड ही होता है। कौन कौन से केसेस हैं? देखो बेटा, एक ट्रायंगल है, इसके तीनों कॉर्नर्स पे एक एक मास रखा हो बस, और कहीं मास नहीं है। ठीक है, इसका मास m, इसका मास m, इसका मास m। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? सेंट्रॉइड पर। ठीक है, तीन रॉड्स हैं, ठीक है, तीनों का मास इक्वल है m m m। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? सेंट्रॉइड पर। समझ में आई बात? पर अगर तीनों, इस केस में ये केस स्पेशली केयरफुल होने वाला है, अगर इसमें तीनों रॉड्स का मास इक्वल नहीं हो बल्कि डेंसिटी इक्वल हो तो सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड पे लाए नहीं करेगा। ठीक है, तो वो केस छोड़ के बाकी तीनों केसेस में क्या है? सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड पे लाए करेगा फॉर ट्रायंगुलर शेप। अगला है हमारा हॉलो कोन। हॉलो कोन जिसकी हाइट h है, रेडियस r है, इसका सेंटर ऑफ मास जब लाई करेगा यहीं पे कहीं पे लाई करेगा कि नहीं करेगा? बताओ। करेगा सर। यस सर। सेंटर से ये हाइट अगर y है
तो y सेंटर ऑफ मास कहता हूं उसे, y सेंटर ऑफ मास जो होता है दैट इज इक्वल टू h/3 होता है। इसको r से कोई मतलब नहीं। समझ में आई बात? वहीं पर अगर मैं सॉलिड कोन ले लूं, सॉलिड कोन समझते हो? सॉलिड कोन का मतलब जोकर की टोपी, है ना? समझ में आई बात? सेंटा क्लॉज की टोपी को सीधा खड़ा कर दो, जोकर की टोपी ले लो, वो सब क्या है? हॉलो कोन है। सॉलिड कोन का मतलब पूरा का पूरा जो कोन है वो सॉलिड है, अंदर से सॉलिड है। उस सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? वो भी यहीं कहीं लाई करेगा बाइसेक्टर पे। यहां से इसकी हाइट अगर y बोल दूं, जहां पे कोन की हाइट h है, तो इस केस में y सेम हो जाता है h/4। ठीक है, कोई दिक्कत? सबका सेंटर ऑफ मास हम लोग निकाल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, टॉपिक क्या है? इफेक्ट ऑफ एडिंग और रिमूविंग मास टू और फ्रॉम अ सिस्टम, या फिर मतलब इफेक्ट ऑफ एडिंग अ मास टू सिस्टम और इफेक्ट ऑफ रिमूविंग मास फ्रॉम अ सिस्टम। किस पर इफेक्ट? सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पर इफेक्ट। अगर मैं एक सिस्टम में मास को ऐड करूं तो सेंटर ऑफ मास पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैं एक सिस्टम से मास को हटा दूं तो सेंटर ऑफ मास पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक सिस्टम ले रखा है जिसमें आप देख सकते हो आपके पास 1 2 3 4 5 पार्टिकल्स हैं। दिख रहे हैं सबको 5 पार्टिकल्स? दिख रहे हैं? ओके। मैंने बोला लेट्स से इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां पर है इनिशियली, इसको मैंने बोल दिया ये इनिशियल है, इसको C1 कह दिया मैंने। इनिशियल सेंटर ऑफ मास C1 है। काम करता हूं, दूसरे कलर पेन से लिखता हूं। ये हमारा सेंटर ऑफ मास इनिशियल है, C1 कह दिया मैंने। अब हमने क्या किया, मैंने बोला यार ये सिस्टम तो मेरे पास है, लेकिन मैंने क्या किया, एक और पार्टिकल को कंसीडर किया, ये वाला पार्टिकल। ये वाला पार्टिकल भी अब सिस्टम में है, तो मेरा नया सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? पुराना वाला सिस्टम तो है ही है, साथ में एक नया पार्टिकल और ऐड हो गया है, तो इस नए पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा, ये मुझे बताना है। तो इसके लिए एक सीधी सी बात है बेटा, आपको बताया था मैंने, कभी भी किसी बड़े सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आप छोटे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यूज कर सकते हो। इसलिए मैंने बोला ये जो मेरे पास 5 पार्टिकल है, मैं इन 5 पार्टिकल के बारे में चिंता नहीं करूंगा, बल्कि मैं कंसीडर करूंगा कि इन 5 पार्टिकल्स का मास इस C1 पे कंसंट्रेटेड है। तो इफेक्टिवली मेरे पास पहले सिर्फ एक ही पार्टिकल था जो C1 पे था, और बाद में एक नया पार्टिकल और आ गया ग्रीन कलर वाला। अब मुझे इन 2 पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर ही लाई करेगा, ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास और नए वाले पार्टिकल। हाँ या ना? यस। अब हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो है वो करीब यहाँ लाई करेगा। ये हम आसानी से यूज कर सकते हैं, इनिशियल पूरा मास इनटू पोजीशन ऑफ C1 प्लस इस ग्रीन वाला मास इनटू पोजीशन ऑफ दिस ग्रीन मास डिवाइडेड बाय इनिशियल पूरा मास प्लस ग्रीन वाला मास। हाँ या ना? कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तो सेंटर ऑफ मास जो है वो यहां से यहां शिफ्ट हो गया C1 से C2 की तरफ, मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन से जिधर आपने मास ऐड किया उस नए मास की तरफ आपका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर गया। ठीक है, अगर मैं एक और मास इस सिस्टम में ऐड कर दूं, ये ग्रीन वाला मास आपको दिख रहा होगा, तो ये अब नया सेंटर ऑफ मास कहां चला जाएगा? तो अब नया सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर लाई करेगा और इस C2 से इस यहां पर शिफ्ट कर जाएगा C3 पर। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? इतना ही नहीं बेटा, एक और तरीका हो सकता था कि मैंने ओरिजिनली तो C1 सेंटर ऑफ मास मेरा था ही था, मैंने इन दोनों ग्रीन पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकाला, लेट से वो आया यहां पर। ठीक है, तो जो नया सेंटर ऑफ मास होगा वो C1 से इस मास की तरफ होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये हम पहले भी देख चुके हैं ना, छोटे सिस्टम्स का यूज करके बड़े सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। तो हर एक सिस्टम को उसके अपने अपने सेंटर ऑफ मास पे मान के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गई बात एडिंग की। अगर मुझे सेंटर ऑफ मास तब निकालना है जब पार्टिकल को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब निकाल दिया, रिमूव कर दिया अपने सिस्टम से, तो क्या होगा? तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने सिस्टम कंसीडर किया जिसमें मेरे पास ये 6 पार्टिकल्स हैं, 5 तो यहाँ पे और 1 यहाँ पर दिख रहा है।
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? Yes, sir. अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि जब मैंने इस पूरे 6 पार्टिकल्स का जब मैंने सेंटर ऑफ मास देखा तो मैंने पाया कि सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पर लाई करता है, ये मेरा C1 है। तो अगर मैं इस वाले पार्टिकल को रिमूव कर दूंगा, इसको मैंने रिमूव कर दिया, तो सेंटर ऑफ मास पे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखिए क्या होगा, आप इस रिमूव्ड पार्टिकल की पोजीशन जो ओरिजिनल पोजीशन थी उससे ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करिए और उसी लाइन पर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, शिफ्ट होके यहां आ जाएगा। दिस विल बी योर C2। ऑब्वियस चीज है, आप सोचिए जरा, जब इस केस में एक काम करते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं। जब इस केस में, पहले वाले केस में हम लोगों ने बोला था कि इस पार्टिकल को ऐड करने से सेंटर ऑफ मास किधर चला जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ फर्स्ट वाले पार्टिकल को सोचिए। तो हमने देखा था ओरिजिनली C1 पे था, इस पार्टिकल को ऐड करने पे C2 की तरफ शिफ्ट हो गया, है ना? अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो वापस से C2 की तरफ, C2 से C1 आएगा कि नहीं आएगा? आ ही जाएगा ऑब्वियसली, है ना? ओरिजिनली 5 पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास C1 पे था, इस नए पार्टिकल को ऐड करने पे C2 पे आया, तो इसलिए अगर मैं वापस इस नए पार्टिकल को हटा दूंगा तो फिर से C1 पे चला जाएगा सेंटर ऑफ मास, है ना? Yes, sir. तो यस सर। बेसिकली हम ऑलरेडी इसी से समझ सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है वो पार्टिकल को रिमूव करने पे अवे की तरफ मूव कर जाता है और ऐड करने पे टुवर्ड्स मूव कर जाता है। मतलब जहां पे पार्टिकल ऐड करोगे सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट टुवर्ड्स दैट पार्टिकल, और अगर किसी पार्टिकल को रिमूव कर दोगे तो सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट अवे फ्रॉम दैट पार्टिकल। आया ना? Yes, अब देखो, अब देखो नई बात, यार मेरे को सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, कैसे निकालूंगा? मेरे को ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास C1 पता है, मेरे को टोटल मास कैपिटल M पता है, मेरे को इसका मास स्मॉल m पता है, तो मैं C2 कैसे निकालूंगा? समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? ऐड करने में तो हमें मालूम है क्या करते हैं, m r1 वेक्टर प्लस m r2 वेक्टर अपॉन m प्लस m, यही करते हैं ना ऐड करने पे। तो ये हम पहले देख चुके हैं भाई, फर्स्ट यूज ऑफ सेंटर ऑफ मास से मैंने पढ़ाया था, तो किया था कि नहीं किया था अपने? yes, किया था। तो अब यहां पर मैं क्या करूंगा, अगर मैंने मास को रिमूव किया तो नया सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बेटा। मैंने बोला यार मेरे को रिमूव करना आता ही नहीं है, मेरे को सिर्फ ऐड करना आता है। मैंने बोला m removed is equivalent to minus m added, हाँ या ना? yes, sir. Yes, sir. अब देखो नेगेटिव मास होता है क्या? नहीं होता, पर मैथमेटिकली कुछ भी हो सकता है, राइट? फिजिकली हमने नेगेटिव मास नहीं जानते, लेकिन मैं ये तो मैथमेटिकली तो कह सकता हूँ ना कि किसी लोकेशन से अगर मैं मास m को हटाता हूँ तो दैट इज सेम एज मैं उसी पोजीशन पे मास माइनस m को ऐड करता हूँ, है ना? तो मैंने बोला कि ओरिजिनल मास m था, ओरिजिनल मतलब जब आपका ये स्मॉल m इंक्लूडेड था सिस्टम में तब। तो मैंने बोला आपका जो R2 वेक्टर आएगा दैट विल बी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा बेटा, कैपिटल M इंटू R1 वेक्टर, है ना, प्लस माइनस M इंटू पोजिशन ऑफ दिस M वेक्टर अपॉन कैपिटल M प्लस माइनस M, है ना? मैंने बोला कैपिटल M सिस्टम में मैंने माइनस M ऐड किया है, मैंने स्मॉल m रिमूव नहीं किया, मैंने माइनस M ऐड किया है, और सिस्टम में मास ऐड करने पे जैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं मैं वैसे ही सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करूंगा, कुछ नया नहीं सीखूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोल दो भाई। Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, Yes, sir. यस सर। ओके, तो
हमारा अगला इलस्ट्रेशन है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टोटल मास 21 kg लाइज एट 5,6. ठीक है, फाइंड द न्यू लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इफ ए मास ऑफ 6 kg इज रिमूव्ड फ्रॉम 2,6. ठीक है, समझ में आई बात? तो क्या था, हमारे पास 21 kg मास है जो जिसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है 5,6 पे, मतलब सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए पूरा का पूरा 21 kg कहां लाई करता है इफेक्टिवली 5,6 पे. इसमें से हमने 6 kg को रिमूव कर दिया फ्रॉम 2,6, मतलब इस 21 kg में से 6 kg 2,6 पे लाई करता था, हमने इसको रिमूव कर दिया. मतलब नहीं, 2,6 पे तो कोई मास था ही नहीं, क्योंकि हमने मान लिया सारा का सारा 21 kg मास 5,6 पे था. तो मैंने बोलूंगा 6 kg रिमूव्ड इज इक्विवेलेंट टू -6 kg एडेड एट 2,6. हाँ या ना? Yes, क्लियर है? ये तो क्लियर होगा ना एकदम? sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब मैं बोलूंगा कि आपका जो एक्स सी एम निकालता हूं, पहले एक एक करके निकालता हूं. एक्स सी एम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 21 कहां पे है 5 पर है, प्लस 6 kg तो हटाया नहीं गया, -6 kg ऐड किया गया, तो -6 इंटू वो कहां पर है 2 पर है, अपॉन 21 प्लस -6 दैट इज इक्वल टू 105 -12 93 अपॉन 15 दैट इज इक्वल टू 6.2. सही कैलकुलेशन है कि गड़बड़ है कुछ? बहुत ही मैं ठीक है, ठीक है, तो गड़बड़ है. अगर मैं YCM निकालना चाहूं तो YCM कैसे निकाल सकता हूं? 21 kg का y कहां था 6 पे था, तो 21 इंटू 6 प्लस -6 का y कहां पर है 6 पर है, इंटू 6 अपॉन 21 प्लस -6 दैट इज इक्वल टू बेसिकली 6. सो नया कोऑर्डिनेट क्या हो गया 6.2,6. दिस इज योर आंसर. समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? समझ में आ गया सर सबको? सर हाँ? प्रीवियस Yes, थोड़ा sir. दिखा. सिर्फ क्वेश्चन समझ में आया कि सॉल्यूशन भी समझ में आ गया? सर समझ में आ गया. समझ में आ गया, ठीक है. सर हाँ बेटा, सर थोड़ा प्रीवियस वाला दिखाइए ना. देखो इसमें आप कॉपी क्या करोगे, ये सब कॉपी मत करना, इसे सब समझा रहा था. ठीक है, या कॉपी कर भी सकते हो, कोई बुराई नहीं है उसमें. सिर्फ एक चीज नोट कर लो, अंग्रेजी में लिख लो क्या, when a mass is added to a system center of mass moves towards the system and when a mass is removed from the system center of mass moves away from the position of the mass. ठीक है, ये लाइन लिख लो बस. हो गया कॉपी? यस सर. इसको भी कर लो. कॉपी हो गया? Yes, sir. ठीक है बेटा. नेक्स्ट. सर रुकिए सर, थोड़ा सा पीछे. पहले बोला करो ना. हो गया सर, हो गया. नेक्स्ट है सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ कैविटी.
कैविटी का मतलब बेसिकली इसके अंदर से कोई पोर्शन कटा हुआ है। जैसे आपके सामने ये शेप है, ये आपके पास एक डिस्क है, डिस्क के अंदर से एक छोटा डिस्क मैंने काट के हटा दिया। समझ में आ रहा है सबको ये शेप? Yes, sir. लेट्स से इस ओरिजिनल डिस्क का रेडियस r है, लेट्स से कैपिटल R। मुझे बताना है कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा। आपकी हेल्प करने के लिए मैंने पहले से ही x एक्सिस और y एक्सिस बना रखी है। अब हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। देखो लेट्स से ओरिजिनल मास ऑफ डिस्क विदाउट कट इज इक्वल टू कैपिटल M। क्यों? क्योंकि हमें कट वाले डिस्क का सेंटर मास पता ही नहीं है। पता है क्या? पता है क्या? No, sir. नहीं पता ना। हमें तो कंप्लीट डिस्क का पता है कि उसके सेंटर पे होगा, ये कट वाले का पता ही नहीं, उसी को तो निकालना है ना। तो हमने बोला चलो भैया ओरिजिनल जो था बिना कट वाला उसका मास हमने कैपिटल M मान लिया। अब दूसरी चीज ये समझिए कि जैसा ही डायग्राम दे रखा है, इस छोटे डिस्क का रेडियस बताने की जरूरत है कि खुद से निकाल सकते हो? Sir, खुद से निकाल सकते कितना होगा? हैं। Sir, R by 2. R/2 होगा। ओके, तो यहां पर मैं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर ओरिजिनल मास का सेंटर ऑफ मास, सॉरी, अगर ओरिजिनल मास कैपिटल M था तो सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा क्या हो जाएगी? m/πr² होगी कि नहीं होगी? होगी, है ना? लेकिन जब ओरिजिनल पूरा डिस्क था तो यहां पे सिग्मा था, अब जीरो है, मतलब सिग्मा भी है और माइनस सिग्मा भी है ना? Yes, sir. समझ में आई बात? बेसिकली मैं बोल रहा हूं, आपने क्या किया यहां पर, फिजिकली हुआ क्या, हमने यहां से मास काट के निकाला। मैं बोल रहा हूं नहीं, मास काट के निकालना अपन को आता नहीं, हालांकि उससे भी क्वेश्चन हो जाता है, बट मास काट के निकालना मेरे को नहीं आता। आपको आता है तो आप समझो। मास काट के निकालना अपन को आता नहीं, तो अपन क्या करेंगे? निगेटिव मास ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो हमने नेगेटिव मास यहाँ पे ऐड कर दिया। कितना नेगेटिव मास ऐड किया? इसका मास हम मान लेते हैं स्मॉल m। तो स्मॉल m कितना हो जाएगा? स्मॉल m हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, माइनस सिग्मा इंटू पाई r/2 का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? जो नेगेटिव मास मैंने यहां ऐड किया है वो कितना है? माइनस सिग्मा इंटू पाई r/2 का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? मुझे बता दो पहले। Yes, sir. Yes, sir. सारा का सारा गेम यहीं पर है। ये समझ में आ गया तो बाकी क्वेश्चन तो लल्लू ही है। समझ में आ गया ये? ओके, सो दिस इज इक्वल टू, अब मैं सिग्मा की वैल्यू डाल दूंगा, क्या देगा? माइनस m/πr² इंटू पाई r²/4 दैट इज इक्वल टू माइनस m/4। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. अब मुझे बताओ, पोजीशन ऑफ m कितना है? 0 है। वाई सी एम तो 0 ही होंगे, ऊपर नीचे एक जैसा है, वाई डायरेक्शन सब कुछ एक जैसा है। तो x ऑफ m कितना है? 0। x ऑफ स्मॉल m कितना है? वो जो नेगेटिव मास है स्मॉल m, उसका पोजीशन क्या है? ये सेंटर, ये कहां पर है? r/2 पे है कि नहीं है? Yes, sir. है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं लिख सकता हूं कि देयरफॉर x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा बेटा, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू पोजिशन ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू पोजिशन ऑफ स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। हाँ या ना? होगा? तो बस आपको स्मॉल m, x कैपिटल M और x स्मॉल m की वैल्यू डालनी है, आपका xcm आ जाएगा। क्या आया? दिस इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू x ऑफ कैपिटल M इज 0, तो इसे 0 ही कर देते हैं, प्लस स्मॉल m मतलब माइनस m/4 इंटू xcm इज r/2 अपॉन 3m/4। सो दिस इंप्लाइज xcm कितना आया मेरा?
जाके 4 4 कट गया, r/3 -r/3 -r/6। समझ में आया कि नहीं आया? होना भी चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने, ध्यान दीजिए, इसके राइट से मास हटाया तो सेंटर ऑफ मास लेफ्ट में चला गया। होना भी चाहिए था, इधर मास लेफ्ट में मास ज्यादा है, राइट में मास कम है, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा लेफ्ट की तरफ होगा। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत? No, sir. सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायनामिक्स ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखिए, अभी तक हम लोगों ने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना सीख लिया है, सारा का सारा निकालना सीख लिया ना हमने, कि नहीं सीखा अभी तक? बस कुछ केसेस में हमने डेरिवेशन नहीं किया, पर उसका भी सेंटर ऑफ मास हमने याद कर लिया। और ध्यान दीजिए बेटा, ये जो मैंने सेंटर ऑफ मास आपके लिखे हैं, ये सिर्फ तभी तक ट्रू है जब तक आपका डेंसिटी कांस्टेंट हो। अगर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये फॉर्मूला ट्रू नहीं रहेगा। ठीक है बेटा? ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू डायनामिक्स ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो, हम सबको पता है कि पोजीशन सेंटर ऑफ मास की क्या होती है? पोजीशन क्या होती है? समेशन mi ri वेक्टर अपॉन समेशन mi। हाँ या ना? यही होता है ना? यही होता है आरसीएम। डेफिनेशन है ना सेंटर मास की पोजीशन की। हाँ ना बोल दिया करो फटाफट। वेलोसिटी कैसे निकलती है? तो बेटा वेलोसिटी निकलती है vcm इज इक्वल टू समेशन mi vi वेक्टर अपॉन समेशन mi। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। ये समेशन mi क्या है बेटा? टोटल मास है कि नहीं है? इसको मैं कैपिटल में लिख दूंगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? Yes, sir. चलेगा। चलेगा। ओके, तो मोमेंटम के बारे में सोचिए, क्या मैं इसको समेशन पी वेक्टर अपॉन टोटल मास लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? हाँ या ना? Yes, sir. समेशन पी वेक्टर अपॉन टोटल मास लिख सकता हूं इसे मैं। तो ये समेशन पी क्या हो जाएगा? टोटल मोमेंटम हो जाएगा। तो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा? पी वेक्टर इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा बेटा, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? तो मैं, ये मेरा सेकंड यूज ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। ये मेरा सेकंड यूज ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। क्या है सेकंड यूज? टू कैलकुलेट मोमेंटम। मोमेंटम कैसे निकलता है? टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो सेकंड यूज क्या हो गया? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोई दिक्कत है इसमें? मोमेंटम निकालना तो आप डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास का यूज करके मोमेंटम निकाल सकते हो, टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगला, एक्सेलरेशन कैसे निकलता था, कोई बताएगा? तो सर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता था समेशन mi ai वेक्टर अपॉन समेशन mi। ये समेशन mi तो टोटल मास कैपिटल एम है ना? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं समेशन, देखो किसी भी मास का एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से। तो समेशन एफ आई वेक्टर अपॉन मास है ये एक्सेलरेशन। हाँ या ना? है कि नहीं है? Yes, sir. है। Yes, sir. तो ऐसे में मैं टोटल, ये क्या है? टोटल फोर्स है कि नहीं है? सारे फोर्सेस का सम टोटल फोर्स हो जाएगा। सो टोटल फोर्स एफ नेट
वेक्टर को क्या मैं मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? है ना? Yes, sir. यही तो था आपका कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन, था कि नहीं था? हाँ sir. है ना? वो पॉइंट जिसका एक्सेलरेशन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से मिल जाएगा उसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। याद आया? Yes, sir. तो इसको आप चाहो तो थर्ड यूज बोल दो, मैं हालांकि ये डेफिनेशन है बट फिर भी थर्ड यूज भी बोल सकते हो, ठीक है? तो हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के यूज क्या क्या देखे अभी तक? हमने देखा बड़े सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना, हमने देखा मोमेंटम निकालना, हमने देखा नेट फोर्स का यूज करते हुए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना, या एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का यूज करते हुए नेट फोर्स निकालना। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा? वैसे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलग तरीके से भी पढ़ चुके हैं, बट एक बार फिर से सेंटर ऑफ मास से पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने अभी भी क्या देखा? हमने देखा कि जो नेट फोर्स है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और कौन सा नेट फोर्स है ये? बेसिकली एक्सटर्नल। नेट फोर्स हमेशा एक्सटर्नल ही होता ना, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब ये हो गया कि इफ नेट external force is 0, then acceleration of center of mass is equal to 0, है ना? अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। दिस इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज constant. This implies mass into velocity of center of mass is constant, which implies momentum is constant. मतलब हमने क्या देखा कि if net external force is equal to 0, then momentum will remain conserved या constant, जो भी बोल दो। समझ में आई बात? P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल, किसी भी सिस्टम के लिए ये चीज ट्रू है। कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. कंडीशन क्या है? नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए। आपने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के पीछे भी कंडीशन थी कि नहीं थी? मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्व होने के पीछे कंडीशन थी ना? Yes, sir. थी कि नहीं थी? एक्सटर्नल वर्क 0 होना चाहिए, नॉन कंजर्वेटिव वर्क 0 होना चाहिए, है ना? Yes, sir. तो आगे देखते हैं। कॉपी हो गया ये? Yes, sir. तो अब देखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, है ना? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज इक्वल टू समेशन mi x फाइनल i। अच्छा x क्यों लिख रहा हूं? r लिखना चाहिए, बट कोई बात नहीं, मैं सिर्फ x नहीं हो सकता से। शुरुआत से कर रहा हूं। क्या होता है? हमें पता है कि किसी भी चीज का जो डिस्प्लेसमेंट होगा that will be basically change in position, not change in x but change in position. So r final of center of mass minus r initial of center of mass, है ना? कोई दिक्कत? that is equal to summation mi ri final upon summation mi minus summation mi ri initial upon summation mi। देखिए ये वाला i है, ये नंबर बता रहा है और ये i इनिशियल बता रहा है, ठीक है? दोनों i अलग अलग मीनिंग होल्ड करते हैं।
दैट इज इक्वल टू, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई। समेशन, सब कुछ एडिशन है तो आप पहले किसी को बाद में किसी को कर सकते हो, तो इसको लिख सकते हो समेशन एम आई इंटू आर आई वेक्टर फाइनल माइनस आर आई वेक्टर इनिशियल, दैट इज बेसिकली समेशन एम आई एस आई वेक्टर अपॉन समेशन एम आई। ठीक है, कोई दिक्कत? ये तो वो तरीका कैलकुलेट करने का। एक और चीज, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम कह सकते हैं कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, मतलब इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है और नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, देन VCM will be 0, which implies displacement of center of mass will also be 0, है ना। तो एक और कंडीशन क्या ध्यान रखनी है कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो और इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर हो, दोनों चीजें जरूरी है। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो और इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है बेटा, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो और इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर हो तो। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास समझ में आया? Yes. एक एग्जांपल है, क्या दे रखा है? दिया है कि एक बॉय है जिसका मास है m, ठीक है, इस लड़के का मास है m, is standing at one end of a plank of mass capital M। ये इस प्लैंक जो कि मास कैपिटल M का है और लेंथ इसकी L है, कैपिटल L, उस पर रखा है, उस पर खड़ा है और ये प्लैंक फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे रखा हुआ है। क्लियर है यहां तक? अब क्या हुआ, we need to find the displacement of plank if the man, कहां से हो गया, बॉय है, ठीक है, if the boy walks across the plank, अगर ये लड़का प्लैंक के क्रॉस वॉक करता है तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताना है। ध्यान दीजिए, लड़का रेस्ट पे, प्लैंक रेस्ट पे। लड़का अगर चलेगा तो क्यों चलेगा? क्योंकि इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, है ना, है ना। जब तक हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगेगा तब तक जाएगा नहीं। और अगर लड़के में फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट में लगेगा तो बदले में लड़का रिएक्शन फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स प्लैंक पे इधर लगाएगा, तो इस वजह से प्लैंक किधर जाएगा? राइट की तरफ। अगर ये बॉय, इफ दिस बॉय मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट देन द प्लैंक विल मूव टुवर्ड्स राइट। कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. नहीं ना। वैसे भी इनिशियली सब कुछ रेस्ट पर है तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि कोई, ध्यान दीजिएगा, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स is 0. This implies displacement of center of mass along x direction is 0. ये क्लियर है? है ना? Yes, sir. ओके, अब जब ये लड़का चलेगा तो होगा क्या? कई लोग ऐसा करते हैं कि सर क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। बोले कैसे बेटा? सर स्टूडेंट इधर आ गया, मतलब बॉय इधर आ गया, प्लैंक उधर चला गया। लेट्स से प्लैंक चला जाता है इधर बाय डिस्टेंस x, तो हम बोलेंगे m इंटू माइनस एल प्लस कैपिटल M इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू स्मॉल m l अपॉन कैपिटल M। क्लियर है? Yes. हाँ, क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. ये पूरी तरीके से गलत है। क्यों गलत है?
क्योंकि सोचिए जब वो स्टूडेंट मूव करेगा तो क्या होगा, स्टूडेंट मूव करेगा लेफ्ट की तरफ या बॉय मूव करेगा लेफ्ट की तरफ, प्लैंक मूव करेगा राइट की तरफ। ठीक है, लेट्स से ये जो प्लैंक है इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया x, तो बॉय का डिस्प्लेसमेंट भी तो इधर कितना हुआ, कितना हुआ, L minus x. कितना हुआ, l माइनस एक्स हुआ ना ये, और आपने क्या लिख दिया था, l लिख दिया था। सो हम लिखेंगे देयरफॉर, अगर मैं इस डायरेक्शन को प्लस और इस डायरेक्शन को माइनस बोल देता हूं, क्योंकि प्लस माइनस के बिना ना तो आप डिस्प्लेसमेंट लिखोगे, ना पोजीशन लिखोगे, ना वेलोसिटी लिखोगे, ना एक्सेलरेशन लिखोगे, ना मोमेंटम लिखोगे, ना फोर्स लिखोगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे कैपिटल M इंटू एक्स प्लस स्मॉल m इंटू माइनस L माइनस एक्स अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इक्वल्स टू 0, ये लिखोगे ना, आया ना। ये जो आपने माइनस एल लिखा था ना, उसकी जगह क्या आएगा, माइनस ऑफ एल माइनस एक्स आएगा, क्योंकि लड़के का डिस्प्लेसमेंट एल नहीं हुआ है, सिर्फ एल माइनस एक्स हुआ है नेगेटिव डायरेक्शन में। क्लियर, और अगर आप यहां से x कैलकुलेट करते हो तो यू विल गेट दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू एम एल अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बता दो, किसी को दिक्कत नहीं है, मैं मान के चलूं किसी को दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाऊं। प्लीज यार ड्राइंग इतनी मत करने बैठ जाना जितनी मैंने कर रखी है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, जब इसको कॉपी करोगे ना तो ये गलत वाला भी कॉपी करना है, क्योंकि मैं बता रहा हूं मेरे बोलने के बाद भी आप ये वाली गलती खुद से जरूर रिपीट करोगे, और अगर घर पे रिपीट नहीं करोगे तो पक्के से एग्जाम में रिपीट करोगे, इसलिए घर में मेक श्योर इतनी प्रैक्टिस करो कि ये गलती एक ना एक बार रिपीट जरूर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़े। Yes. नेक्स्ट कहा है कि assuming no friction between the plank and the floor, find the displacement of plank when the two boys meet at the middle of the plank। इसका मास m1 दे रखा है, इसका मास m2 दे रखा है, दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं, प्लैंक के बीच में जाकर हाथ शेक हैंड करते हैं, कोरोना का टाइम नहीं है, हाथ मिला सकते हैं। आपको बताना है कि प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अगर ये दोनों ऐसा करते हैं तो। ठीक है, दोनों का मास इक्वल नहीं, भली फोटो एक जैसी है, भली जुड़वा हो पर मास अलग है, तो क्या होगा, मान लेते हैं कि ऐसे में इस प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है x, तो इस लड़के का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, l/2 प्लस एक्स, और इसका ये x है तो ये भी x है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, l/2 माइनस एक्स इन नेगेटिव डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन को प्लस ले रखा है मैंने, बैकवर्ड डायरेक्शन को माइनस ले रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बोलूंगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, क्यों, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना है, 0 है। ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने जो बोला ना डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर फोर्स 0 होगा और इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के 0 होगी तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। ये इंडिविजुअल डायरेक्शंस के लिए भी ट्रू है, वेक्टर के लिए भी ट्रू है, ये इंडिविजुअल डायरेक्शंस में भी ट्रू है। ध्यान दीजिए क्या कहना चाहता हूं, मान लेते हैं नेट फोर्स y डायरेक्शन में लग रहा है, मान लेते हैं y डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स लग रहा है, तो x डायरेक्शन में फिर भी ये चीज ट्रू है कि अगर x डायरेक्शन में नेट फोर्स नहीं है और x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो x डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। y डायरेक्शन में अगर फोर्स लग भी रहा है तब भी x डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व हो सकता है। समझ में आई बात, हाँ या ना। इसका मास स्मॉल m1 था, m1 इंटू l/2 प्लस एक्स, इसका मास m2 था,
प्लस m2 टाइम्स माइनस ऑफ L/2 माइनस x प्लस m इंटू x अपॉन m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M इक्वल्स टू 0। बेटा थोड़ा सा एक लाइन में लिखने की कोशिश करिएगा, मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने ऐसे करके लिखा है। सो दिस विल मीन, मैं x के सारे कोएफिशिएंट एक साथ कर लेता हूं, x टाइम्स m1 प्लस m2 हाँ प्लस कैपिटल M इज इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू L/2 माइनस m1 इंटू L/2। दिस implies x is equal to m2 minus m1 into L upon 2 times m1 plus m2 plus कैपिटल M। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? किसी को दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ रहा हूं फिर। कॉपी कर लिया सबने? Yes, sir. नो सर। सर हो गया। ओके, आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास पे और भी क्वेश्चंस कर सकते थे, बट सारे के सारे एक ही जैसे होते हैं। जब क्वेश्चन आएगा आप खुद से ट्राई करेंगे तभी आप सीखोगे, अदरवाइज नहीं सीखोगे। नेक्स्ट है हमारा सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब आपका यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या है? स्मॉल g इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हमें रिलेशन देखना है। ये आपका एक तरीके से देख जाओगे तो फोर्थ यूज देख रहे हो। देखो ऐसा नहीं है कि सच में इनका नंबर है कि वो पहला यूज है, दूसरा यूज है, तीसरा यूज है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कितनी जगह आप सेंटर मास का यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह पे जहाँ पे सेंटर मास का यूज नहीं भी कर सकते और लोग कर लगा देगा जबरदस्ती अपने मन से, वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो फोर्थ यूज ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, या सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे यूज करेंगे, निकालेंगे हम लोग सेंटर ऑफ मास का यूज करते हुए। उसके लिए मेरे पास ये जो बड़ा सा मास है, मैंने इस पे एक छोटा सा टुकड़ा dm कंसीडर किया और बोला लेट्स से इसकी जो हाइट है वो y है। मैंने हॉरिजॉन्टल को x ले रखा है, वर्टिकल को y डायरेक्शन ले रखा है, इस dm की हाइट y है। मैंने इस ग्राउंड के लेवल को पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रखा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैं बोलूंगा कि इस छोटे से टुकड़े dm का d पोटेंशियल एनर्जी du कितना हो जाएगा, हो जाएगा dm g y। mgh होता है ना? mgh की जगह क्या आ जाएगा, m की जगह dm, g h, h की जगह y। दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm g बाहर निकाल दो dm y, है ना? कोई दिक्कत? दिस इज इक्वल टू g टाइम्स, ध्यान दीजिएगा अगला स्टेप क्या कर रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन dm y अपॉन इंटीग्रेशन dm इंटू इंटीग्रेशन dm। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? ऊपर नीचे इंटीग्रेशन dm से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि ये तो हो गया मेरा ycm और इंटीग्रेशन dm हो गया m। सो इंटीग्रेशन dm हो गया m g ycm या फिर m g हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप सेंटर ऑफ मास की हाइट का यूज करते हुए पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो mgh है, उसमें आप हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास यूज कर सकते हो ओवरऑल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। ठीक है, Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं? ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं फिर। अगला एग्जांपल है हमारे पास इस एग्जांपल में खूब सारे स्फीयर, क्यूब और कोन्स दे रखे हैं। द स्फीयर, क्यूब एंड कोन्स ऑल हैव सेम मास, सबका मास सेम है, सबका मास सेम है, सबका मास सेम है, सबका मास सेम है। ओके, अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, कोई दिक्कत? सबकी हाइट भी h h h h दे रखी है आपको, h h h h, है ना? तो सबकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? लेट से इसकी पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिख दूंगा u1, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को लिख दूंगा u2, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को लिख दूंगा u3, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को लिख दूंगा u4। पर इन सबके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे कहीं ना कहीं पर रेफरेंस लेवल मानना पड़ेगा। तो मैंने ये जो हॉरिजॉन्टल फ्लोर हमें दे रखा है, इसके लेवल में पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया। ठीक है, अब मैं u1, u2, u3 और u4 चारों निकालूंगा। तो u1 कितना हो जाएगा? mg हाइट ऑफ सेंटर मास दिस हॉलो कोन कितना होता है वो? h/3, है ना? हाँ, है ना? सॉलिड वन में कितना हो जाएगा? mg इंटू h/4, क्योंकि सेंटर ऑफ मास सॉलिड वन का कहां पे लाई करता है? बेस से h/4 हाइट पे। स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा? u3 इज इक्वल टू mg h/2। ठीक है, और इस क्यूब के लिए फिर से क्या हो जाएगा? क्यूब का सेंटर मास उसके सेंटर पे रहेगा, मतलब h/4 हाइट पे रहेगा। तो u4 इज अगेन इक्वल टू mg h/2। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे u2 इज लेस देन u1 इज लेस देन u3 विच इज इक्वल टू u4। ठीक है, अरेंज हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अकॉर्डिंग। Yes, sir. कॉपी हो गया सबका? आगे बढ़ते फिर। सेंटर ऑफ मास एंड सेंट्रीपिटल या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो भैया, लेट से हमारे पास, इसको मैंने लास्ट क्लास में जब टेस्ट का डिस्कशन किया था, मैंने ये क्वेश्चन हल्का सा छुआ था, तो वापस देख लेते हैं। लेट से हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो इस तरीके से घूम रहा है आपके इस एक्सिस के, और लेट से कुछ इस तरीके से घूमा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। इसको घूमने के लिए, जब अगर ये ऐसे घूमेगा, ध्यान दीजिए क्या होगा, इसका हर एक पार्टिकल इस तरीके से इस लाइन के अबाउट घूमेगा, हाँ या ना? घूमेगा कि नहीं? Yes, sir. सबके सब एक चक्कर सेम टाइम में करेंगे?
हाँ या ना? Yes, sir. सब लोग एक चक्कर एक साथ कंप्लीट करेंगे, इससे सबका ओमेगा भी सेम होगा। फॉर एग्जांपल फैन, फैन की जो ब्लेड्स होती हैं उसका जो आउटर एंड होगा वो जितनी देर में एक चक्कर लगाएगा उतनी देर में इनर अंदर वाला एंड भी एक चक्कर लगाएगा ब्लेड का, हाँ या ना? लगाएगा कि नहीं? यस सर। सबका सबका टाइम पीरियड सेम होगा तो ओमेगा भी सेम हो जाएगा। ओमेगा कितना होता है? 2 पाई बाय टाइम पीरियड। और स्पीड कितनी होती है? ओमेगा इंटू आर। इसलिए आप क्या देखोगे, जो फैन का जो आउटर एंड है उसकी स्पीड इनर एंड के मुकाबले काफी ज्यादा होती कि नहीं होती? क्योंकि वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ज्यादा बड़ा रेडियस कवर करता है, ज्यादा बड़ा सर्कमफ्रेंस कवर करता है इन सेम टाइम, इससे ज्यादा स्पीड से वो घूमता है, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, सो ओमेगा सबका सेम है यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। अब हमें निकालना है कि इसको कंप्लीट चक्कर कराने के लिए हमें कितना फोर्स अप्लाई करना होगा, इस एक्सिस को कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इस मास के ऊपर, सो दैट ये इस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम पाए। कंप्लीट चक्कर नहीं, मतलब घूमता रहे, उसके लिए कितना फोर्स इसे अप्लाई करना पड़ेगा, कितना सेंट्रीपिटल फोर्स इसे अप्लाई करना पड़ेगा इस एक्सिस को। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस मास पर कोई एक छोटा सा मास कंसीडर करेंगे, dm, ठीक है? टोटल मास मान लेते हैं कैपिटल M है, ये छोटा सा टुकड़ा कंसीडर किया dm, जिसका रेडियस लेट से है r, या चलिए काम करते हैं x बोल देते हैं, ठीक है? तो इस छोटे से dm को सर्कुलर मोशन कराने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए था df, वो कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू dm ओमेगा स्क्वायर x, हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. नहीं है, Yes, sir. एक चीज करेक्शन करना चाहिए, माइनस लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि फोर्स जो रिक्वायर्ड होगा वो सेंटर की तरफ होगा। क्लियर है? देयरफॉर टोटल फोर्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? माइनस ओमेगा, तो कांस्टेंट, ओमेगा सबका सेम है सारे पार्टिकल्स का, ओमेगा स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन डीएमएक्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? No, sir. दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स इंटीग्रेशन डीएमएक्स अपॉन इंटीग्रेशन डीएम इंटू इंटीग्रेशन डीएम, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएम इज m, तो माइनस m ओमेगा स्क्वायर x cm, और फोर्स जो सेंट्रीपिटल चाहिए होता है दैट इज इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर rcm बोल दो, सेंटर ऑफ मास के घूमने का रेडियस। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास का यूज करके आप सेंट्रीपिटल फोर्स भी निकाल सकते हो। कौन सा यूज हो गया ये सेंटर ऑफ मास का? चौथा, पांचवा, छठा, कौन सा यूज हो गया? बहुत जगह पे यूज हो सकता है सेंटर ऑफ मास, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए यूज हो सकता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है? कोई दिक्कत? No, sir. क्वेश्चन पढ़ लिया? Yes, sir. क्या बोल रहा है कि एक रॉड है जो ऐसे घूम रहा है, लेंथ इसकी L है, मास इसका कैपिटल M है, एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। बताना है कि हिंज को इसे घुमाने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कितना सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट इससे है। तो क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास कहां पर रहेगा बेटा? L/2 पे रहेगा ना? तो जो F सेंट्रीपिटल होगा दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L/2। आंसर। ऐसा क्वेश्चन आया था टेस्ट में जिसमें ट्यूब के अंदर पानी भरा था, कितना फोर्स रिक्वायर्ड है पानी को घुमाने के लिए, याद है? Yes, sir. यही तो था वो क्वेश्चन, ठीक है?
हो गया? अगला क्वेश्चन, a rod of length L and mass capital M is rotating in horizontal plane with about a hinge at one of the ends with angular velocity omega. सेम पिछला वाला क्वेश्चन का सिचुएशन है ऐसा, लेकिन पूछा क्या गया है, we need to find the tension in the rod at a distance 12/3 from the hinge. मतलब कि यहां से जो 12/3 डिस्टेंस है, इस पॉइंट पे हमें टेंशन निकालना है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, मास m है, लेंथ l है। क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? देखिए, वी विल कंसीडर ओनली दिस लेंथ। क्यों? क्योंकि यहां पर जो टेंशन लग रहा होगा, इस लेंथ के बारे में सोचिए, इस पॉइंट पर जो टेंशन लग रहा होगा वो कैसा होगा? इस रेड पोर्शन पे लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट पोर्शन पे राइट की तरफ, हाँ है ना? Yes, sir. है ना? और यही टेंशन जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा इस पोर्शन को, इस रेड पोर्शन को। सो द टेंशन T इज इक्वल टू इसका मास कितना होगा? ये 12/3, तो ये कितना है? L/3, तो इसका मास कितना हो जाएगा? m/3। तो इसका मास m/3 ओमेगा स्क्वायर इंटू इसका सेंटर ऑफ मास। ध्यान दीजिएगा, अगर इसके रोटेशन के बारे में बात कर रहा हूं तो इसी का सेंटर ऑफ मास यूज करूंगा ना, कि किसी और का सेंटर ऑफ मास यूज करने लग जाऊंगा मैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? 12/3, अरे 12/3 प्लस ये L/3 है बेटा, 2 नहीं है, L/6। ये समझ में आया? 12/3 तो यहीं पर है, प्लस इस L/3 का आधा यहां आएगा ना सेंटर ऑफ मास, 12/3 प्लस L/6, दैट इज इक्वल टू m/3 ओमेगा स्क्वायर, नीचे 6 ऊपर 5L, सो 5m ओमेगा स्क्वायर L/18। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत है इसमें? इजी है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. नहीं तो क्या करना पड़ता हमें? एक सेंटर से एक डिस्टेंस पे जाके dx लेंथ का स्टेप काटते, उसका मास लिखते dm, उस dm मास को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना चाहिए लिखते, और उस फोर्स को इंटीग्रेट करते। लेकिन इंटीग्रेशन में लिमिट कहां से कहां लगाते? x पर 12/3 से लेकर l तक, क्योंकि हमें सिर्फ हमारा जो टेंशन है वो सिर्फ इसी पोर्शन को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ना। तो वो जबरदस्ती लंबा मेथड होता, सेंटर ऑफ मास का यूज करके तुरंत हो जा रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, आगे बढ़े। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, नया टॉपिक है, लंबा टॉपिक भी है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे और चर्चा करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ हम लोग देख चुके हैं, हो सकता है मैं एक बार और बता दूं नेक्स्ट क्लास में, पर उस पर हम लोग उसके बाद डिटेल में चर्चा करेंगे, उसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा? ओके, Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. मिलते हैं फिर अगली क्लास में। So happy to अच्छा do सुनो so. सुनो सुनो, एक सेकंड, नेक्स्ट क्लास कब रखें? कल ले लें? मैं सोच रहा था कि रवि सर की क्लास थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि उनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है, तो मैं लेके सिलेबस थोड़ा आपका हाफ ईयरली का खींच लूंगा, पर पता चला रवि सर का जो 1-2 चैप्टर छोड़ रहे हैं, उसी वही चैप्टर आपके हाफ ईयरली में आ रहे हैं।